आज हम स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर देखेंगे जो आपको अपनी नोट में लिखने हैं। प्रश्न 1, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो उत्तर आएगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। दूसरा, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो इस पाठ का शीर्षक क्या है? सही, ईदगाह। तो रमज़ान के दिन मुसलमान लोग रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। अगला प्रश्न, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिलते थे या फिर मिल रहे थे। आगे अभी सूचना को ध्यान से पढ़िए। पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। तो यहाँ पे पेंसिल दी है जिनमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो जिसके हमें समानार्थी और विरोधी दोनों शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो शीतल, शीतल का समानार्थी शब्द क्या है? तो यहाँ लिखोगे ठंडा, और ठंडा का विरोधी गरम या फिर उष्ण। फिर प्रसन्न, प्रसन्न का समानार्थी खुश और विरोधी खिन्न या फिर अप्रसन्न। ठीक है, गरीब, गरीब का समानार्थी दिन। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा दिन आएगा? ऐसा। ठीक है, बड़े ई की मात्रा आएगी दिन, और अगर हमने छोटे ई की मात्रा की तो ये दिन बन जाएगा, डे वाला। ठीक है, इसलिए बड़े ई की मात्रा आएगी। फिर दिन का विरोधी अमीर। ठीक है, धनवान। फिर अहंकार, अहंकार का अंधकार, अंधकार का विरोधी शब्द, पहले समानार्थी शब्द, अंधकार का समानार्थी शब्द क्या है? अंधेरा, और उसका विरोधी प्रकाश या फिर उजियाला। ठीक है, स्नेह, स्नेह का समानार्थी शब्द प्रेम, और विरोधी शब्द घृणा, नफरत। ठीक है, पुरानी, पुरानी का समानार्थी शब्द प्राचीन, और नया यहाँ विरोधी शब्द आएगा नई। ठीक है ना आसान? चलो फिर प्रश्न 3, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे का अर्थ मैं बताऊंगी, वाक्य में प्रयोग आपको खुद करना है। ठीक है, या फिर मैं आपको बताऊंगी तो वो वाक्य आप नहीं लिखोगे, दूसरा लिखोगे।
बेड़ा पार लगाना। तो बेड़ा पार लगाना यानी संकट से बचना। तो हम कैसे वाक्य बना सकते हैं? भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। ठीक है। वैसे ही बाल बांका न होना यानी यानी क्या? मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकोगे, यानी ज़रा भी नुकसान न होना। तो इसके लिए एक अच्छा सा वाक्य बनाना है आपको। फिर छाती पीट लेना। छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना। ठीक है। अभी ये वाक्य के लिए, ये शब्द के लिए आपको वाक्य बनाना है जिसमें ये मुहावरा आना चाहिए। दिल चीरना। दिल चीरना यानी बहुत दुख पहुंचना। क्या? बहुत दुख पहुंचना। तो फिर इसके लिए भी आप अच्छा सा एक वाक्य बनाओगे। अभी बच्चों, आपका अगला प्रश्न है, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। तो रूपरेखा क्या है? एक नगर में दो स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दो दावेदार, आपस में तकरार। ऐसे छोटे छोटे जो शब्द दिए गए, छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें संकलित करके एक कहानी बनानी है। ठीक है। और नीचे क्या है? निम्नलिखित पूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे एक अधूरी कहानी है जिसे हमें पूर्ण करनी है। तो कहानी लिखते कैसे हैं? तो इसके लिए भी व्याकरण के कुछ नियम हैं जिसे हमें सीखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कहानी लेखन। बच्चों, कहानी लिखना भी एक कला है। कहानी लिखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो कहानी में वाक्य छोटे छोटे और सरल हो। ठीक है। कहानी में बड़े बड़े वाक्य बना के फिर उसे ऐसी कन्फ्यूजन वाली नहीं बनाना है कि समझ में ही ना आए। छोटे छोटे और सरल वाक्य लिखने हैं, एक दूसरे से जुड़े हो। तो फिर हम जिस विषय पर कहानी लिख रहे हैं उसी विषय को पकड़ के हमें कहानी को आगे बढ़ाना है और सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। बाहर के कोई भी विषय को हमें अंदर नहीं लाना चाहिए, हमें ध्यान भटकाना चाहिए नहीं। जो कहानी में दिया गया है उसे ही हमें स्पष्ट करना है। कहानी के विषय पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। तो ये तो सबसे पहला होना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो क्या लिखना है, किस पर लिखना है, वो विचार करना है। बाद में ही कहानी लिखनी है। संवाद होना चाहिए, मतलब सब वाक्य को जोड़कर बस कहानी ख़त्म कर दी, वैसा नहीं। उसमें संवाद होना चाहिए, बातें होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बातें करते हो या फिर उसके अंदर कोई भी क्रिया हो रही हो, वो सब हमें बताना चाहिए, यानी कि उसमें संवाद होना चाहिए। भाषा सरल हो, कहानी की भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। कहानी कैसी? सबके समझ में आनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। कहानी का अंत रोचक और प्रभावी होना चाहिए, मतलब कहानी को एकदम अच्छी तरह से उसे ख़त्म करना चाहिए। ठीक है। कहानी का शीर्षक छोटा सा होना चाहिए, उसका शीर्षक भी प्रभावशाली और छोटा होना चाहिए। तो बच्चों, इतनी बातें आप अगर ध्यान में रखोगे तो कोई भी कहानी आप आसानी से बना सकोगे। तो चलो देखते हैं हमें कौन सी कहानी बनानी है। तो रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। तो रूपरेखा क्या है? एक नगर में दो स्त्रियां। चलो अभी हम सोचना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, एक नगर होगा, उसमें दो स्त्रियां होंगी। ठीक है। एक होगी तो स्त्री और बहुवचन है तो स्त्रियां। ठीक है। एक ही बालक के लिए दावेदार, यानी किसी एक बालक के लिए वो लोग झगड़ रही है, दावेदार, ये दावा कर रही है कि ये बालक मेरा है, ये बालक मेरा है। फिर आपस में तकरार, यानी एक दूसरे से झगड़ रही है। मामला न्यायाधीश के समक्ष, यानी कोर्ट तक मामला पहुंच गया है।
दोनों की बातें सुनना, मतलब न्यायाधीश ने शायद उन दोनों स्त्रियों की बातें सुन ली होगी। फिर न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। फिर न्यायाधीश न्याय करेंगे कि बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। तो एक स्त्री मौन और दूसरी स्त्री का रोकर कहना, बच्चे को ना काटो। यानी एक स्त्री कुछ भी नहीं बोल रही है और दूसरी स्त्री रो रो के बोल रही, नहीं नहीं मेरे बच्चे को मत काटो, उसे ही दे दो न्यायाधीश का फैसला। रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। तो बच्चों, इतने वाक्यों में से हमें समझ में आ गया है कि हमें कहानी कैसे बनानी है और किस विषय पर बनानी है। तो हम इसका शीर्षक अंत में नक्की करेंगे। पहले हम कहानी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो कहानी इस प्रकार से होगी। देखो, मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कैसी कहानी लिखूँगी। आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे कहा वैसे ही लिखना है। आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलो। एक नगर था। उस नगर में 2 स्त्रियां रहती थी। वे दोनों एक दूसरे के आस पड़ोस के घर में ही रहती थी। ठीक है। फिर उनमें से एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी। उसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। उसे एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली गई और मौका देखकर वह झगड़ालू स्त्री, जिसे कोई बच्चा नहीं था, वह उस पड़ोसन के बच्चे को उठाकर अपने घर ले आई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह बेटा मेरा है, जिसे मैं कभी नहीं दूंगी। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़ा निपटाने के लिए कहा। आखिर में दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि इस बालक को 2 बराबर टुकड़ों में बांट दो और दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रो कर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो इसको ही दे दीजिए, पर मेरे बेटे को जीवित रखिए। न्यायाधीश ने तुरंत ही फैसला कर लिया। न्यायाधीश की चतुराई रंग लाई और उसने उस बच्चे की असली माँ को पहचान लिया और बच्चे को उसे सौंप दिया और जो स्त्री निसंतान थी उसको हिरासत में लेने का हुक्म दिया। ठीक है। और इसमें से हमें क्या सीख मिलती है? कि सत्यमेव जयते, यानी अंत में सत्य की ही विजय होती है। तो बच्चों, ये पूरी कहानी हमने सुनी, हमने बनाई, उस पर से इसका एक अच्छा सा छोटा सा शीर्षक अगर हम ढूंढे तो क्या बनेगा? तो मुझे तो लगता है कि माँ की ममता। आपको जो लगे आप वह रख सकते हो। ठीक है। अभी अगला, निम्नलिखित
पूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकल जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। तो बच्चों, ये 3 लाइन में हमें इतनी सारी बातें बता दी है कि हम सोच में पड़ेंगे कि अभी आगे हम कितना कितना लिख सकते हैं, है ना। कि भाई एक लड़का है जिसका नाम अंकित है, जिसके पापा नहीं है। माँ बेचारी गरीबाई में बहुत सारी मेहनत मजदूरी कर कर पैसे कमाती है, बच्चों को पढ़ाती है ना। तो अभी यही कहानी हमें यहाँ से आगे बढ़ानी है। तो अभी हम इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो इसका अंत कैसे लाएंगे। तो हम ऐसा सोचेंगे कि अभी ये लड़का बहुत मेहनत करेगा, कुछ अच्छा करेगा और ढेर सारे पैसे कमाएगा, अपनी माँ की तकलीफ़ दूर करेगा, है ना। बड़ी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करेगा। तो चलो लग जाते कहानी बनाने में। तो अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। एक दिन उसके मित्र के पापा ने उसे DID के ऑडिशंस देने के लिए कहा। उन दिनों उसके गांव में DID यानी क्या, डांस इंडिया डांस के ऑडिशंस हो रहे थे। वह भी ऑडिशन देने के लिए गया। वहाँ जाते ही उसने सभी लड़कों को बहुत ही अच्छा डांस करते हुए देखा। उसने टिकट तो ले ली, पर बाद में वह निराश हो गया और सोचने लगा कि यहाँ पे मेरा नंबर तो नहीं लगेगा, क्योंकि मुझसे भी बहुत लोग अच्छा डांस कर रहे हैं। पर उसकी माँ की सीख उसे याद आई और उसने अपने आत्मविश्वास को दृढ़ बना दिया और ऑडिशंस के लिए तैयार हो गया। बारी बारी सब लोग ऑडिशंस देकर आ रहे थे। बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट नहीं किया और कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दिया था। अभी अंकित बहुत ही टेंशन में था। जब उसका नंबर आया तब उसने इतना कमाल का डांस किया कि सभी जजिस ने खड़े होकर उसे बधाई दी। वहाँ पे मशहूर कलाकार मिथुन चक्रवर्ती भी हाजिर थे। मिथुन दा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे सिलेक्ट कर दिया गया। साथ ही उसे एक डांस कोरियोग्राफी का अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। बच्चों, हम इस भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे उसे पसंद कर दिया गया और फिर वह ढेर सारे पैसे कमाने लगा और उसका भविष्य उज्जवल हो गया और साथ ही वो बहुत ही मशहूर भी हो गया। उसकी माँ को इस प्रकार स्वेटर बनाने की मेहनत मजदूरी करने की नौबत नहीं आई। तो इस प्रकार हम इस कहानी को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी भाषा में अपनी सोच के मुताबिक कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा 2nd चैप्टर ख़त्म होता है।
अभी मैं अगले पार्ट का वीडियो सेंड करूँगी, जो आप लोग देख लेना।